नमस्कार, प्रवास साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है समय चक्र और हमेशा की तरह हमारे साथ जाने माने ज्योतिष शास्त्री रोहिताशु त्रिवेदी जी जुड़ रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार स्टूडियो में है। हमेशा आपने ऑनलाइन देखा होगा इनको, तो सर आज विशेष तौर पे आपका विशेष स्वागत है। धन्यवाद अंकित जी। सर, अपनी चर्चा की शुरुआत करें और सवालों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले किस तरीके से आपने जो चीज़ें बताई पिछले दिनों, लगभग सभी चीज़ें सही हुई हैं। केजरीवाल को लेके आपने जो बताया, अखिलेश यादव को लेके जो बताया, राहुल गांधी को लेके बताया, मोदी सरकार को लेके बताया, तो उम्मीद करते हैं इस बार भी जो कुछ भी हो वो आगे चल के सही साबित हो। तो शुरुआत भाजपा से ही करते हैं और भाजपा के लिए आगे का रास्ता कैसा रहने वाला है, क्योंकि ये वो समय है जब जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो चुका है, नए अध्यक्ष की तलाश भी हो रही है। भाजपा अपने दम पर, भाजपा की सियासत किस तरीके से आगे बढ़ेगी और आगे की रणनीति और आगे का इसका समय कैसा रहने वाला है? देखिए अंकित जी, यहाँ हम बहुत निकट भविष्य की ही बात कर रहे हैं, हाँ, एक आध दो महीने की, ज़्यादा आगे नहीं जा रहे। इस समय में तो भाजपा के लिए परिस्थितियाँ कठिन लगती हैं। महाराष्ट्र में भी कुछ असमंजस उठेगा, बिहार में भी कुछ असमंजस उठेगा, पार्टी के अंदर भी कुछ पक्ष रोष व्यक्त कर सकते हैं। आने वाला कुछ समय कठिन है। उसकी शुरुआत हो चुकी है। अश्विनी चौबे ने रोष व्यक्त किया है। मैं ऐसे किन्हीं व्यक्तिगत हाँ ठीक है, मैं तो बोल सकता हूँ क्योंकि उन्होंने मीडिया में बोला है, तो नहीं जी, हम तो बोल देते हैं जी। हमें बोलने का कुछ भी नहीं है। आप तो फिर मीडिया है, आपके पास प्रोटोकॉल है, हम तो जनता है। मैं अभी 10-15 दिन से लद्दाख में था। अच्छा, मैंने न्यूज़ फॉलो नहीं करी है। मैं ये कहना चाह रहा था जी। चलिए तो बात फिर वही आती है कि भाजपा की हमने बात कर ली, लेकिन जो कांग्रेस कहती है कि 2 बैसाखियों वाली सरकार यानी एनडीए की सरकार, जो कांग्रेस का कहना है, प्रधानमंत्री ने कहा कि वो सही कहती है, 10 साल अभी पूरे हुए, 20 साल और रहने हैं, ये 2/3 हमारा ये है। लेकिन एनडीए की सरकार, मोदी सरकार नहीं, एनडीए की सरकार के लिए आगे का रास्ता कैसा है? क्योंकि इस महीने बजट भी आने वाला है। आंध्र प्रदेश, बिहार जैसे राज्य बहुत ज़्यादा उम्मीदें कर रहे हैं, तो एनडीए के लिए आगे का रास्ता। देखिए अंकित जी, ज्योतिष एक प्लानर होता है। प्लानिंग करते हैं हम ज्योतिष से, भविष्य में झांक कर क्या परिस्थितियां उत्पन्न होने वाली है उसके अनुसार प्लानिंग करते हैं। अभी जो 3-4 जून को नतीजे आए, उससे पहले एक जो राजनीतिक माहौल बना हुआ था, नतीजे आए, उसके बाद नवीन समीकरण उभर कर आए। एक मोदी 3.0, एनडीए 3.0 की नवीन शुरुआत हुई। ये सरकार स्थिर तो नहीं है, इस पे अस्थिरता के बादल भविष्य में भी मंडराते रहेंगे। जैसा हम अपने पिछले टॉक शो में भी डिस्कस कर चुके हैं, तत्कालीन भारत सरकार की स्थिरता जियोपॉलिटिकली डिपेंडेंट है। किसी जियोपॉलिटिकल टेंजेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ये जियोपॉलिटिकल गतिविधियां किस प्रकार से होती हैं और इसमें हम किस प्रकार के निर्णय लेते हैं, यही बताएगा कि भारत सरकार कितनी स्थिर रह पाती है। स्नैप इलेक्शन होते हैं तो वो कितना जल्दी या कितना दूर होते हैं। स्थिरता के बादल, अस्थिरता के बादल अभी छाए रहेंगे, ये छटते हुए नहीं दिख रहे। लेकिन इतनी जल्दी तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि लालू यादव ने कहा है कि अगस्त तक गिर जाएगी, तो अगस्त तक तो नहीं बची है ना? अगस्त तक तो सरकार नहीं गिरेगी। अच्छा, अगस्त तक तो नहीं गिरेगी। तो लालू यादव के बयान पे ये सीधी टिप्पणी मैंने ऐसे ही मांग लिया है। भाजपा को नया अध्यक्ष कब तक मिल जाएगा सर, ये बड़ा सवाल है और इसकी चर्चा हो रही है। 30 जून को कार्यकाल खत्म हो चुका है, बावजूद इसके अब तक उस तरीके से शोर शराबा भाजपा अध्यक्ष को लेकर नहीं है। और आपने कई बार इशारा किया है कि दक्षिण की ओर चलिए, दक्षिण की ओर चलिए, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, लेकिन कब तक? देखिए कि जी, इसमें 2 संकेत हैं। एक तो दक्षिण की ओर देखें, ये भी संकेत है, और दूसरा संकेत है कि किसी महिला राजनेता की ओर देखें। वो एक प्रबल दावेदार हो सकती हैं, एक सक्षम दावेदार हो सकती हैं इस पद के लिए। दूसरा जो मेरा मत है अंकित, देखिए अभी हम शनि के मूल त्रिकोण में वक्र काल में चल रहे हैं। 23 जून 2024 से 3 जुलाई 2024 के बीच में कुछ विशिष्ट गतिविधियां हुई। इस विशिष्ट काल के अंदर हमने अटलांटिक में, अमेरिका में, गल्फ में एक बड़ा विचित्र सा साइक्लोन बनते हुए देखा। हमने यूरोप में कई जगहों पर बाढ़ आती हुई देखी। भारत में भी मॉनसून ने एक बड़ा अनियमित सा चेहरा, एक बड़ा अजीबोगरीब सा अपना पक्ष दिखाया।
कुछ गतिविधियां हमने हमारी उत्तरी सीमाओं पर भी यहाँ देखी। इन सब का यदि अब आकलन करा जाए, यहाँ पर हमें ज्योतिषीय रूप से अपेक्षित था कि इस समय में आने वाले कुछ हफ्तों में, दिनों में विश्व अर्थव्यवस्था में भी कुछ मंदी के प्रारंभिक संकेत दिखेंगे। ऐसा अभी तक तो प्रत्यक्ष नहीं हुआ, परंतु विश्वव्यापक अनियमितता ऋतुओं के अंदर उपलक्ष्य हुई। यहाँ पर हमने अपने लास्ट टॉक शो में भी डिस्कस किया था, श्री विश्व विजय पंचांग में भी हम ये कैरी कर रहे हैं कि अमेरिका में राष्ट्रीय शोक की संभावना है। यहाँ पर तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमान बिदेन जी के स्वास्थ्य के ऊपर चर्चाएं उठती दिखी, उनकी सक्षमता के ऊपर चर्चाएं उठती दिखी। यहीं पर एक प्रेडिक्शन थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा उनके किसी सैनिक प्रतिष्ठान पर आतंकवादी हमला भी हो सकता है। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि नाटो ने और अदर अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस इन्होंने अपने अलर्ट लेवल को हाइटन कर दिया। यहाँ पर हाउतीज भी समय समय पर अमेरिका की नाक में दम करे हुए हैं। अब यहाँ पर हम इसको दो तरीकों से देख सकते हैं कि अमेरिकी संस्थानों पर हमला होना था, वो उनकी सतर्कता के कारण टल गया, या फिर वो हमला अभी नहीं हुआ, आने वाले कुछ समय में हो जाएगा, क्योंकि ये समय सीमा तो अभी चल रही है। इसके बाद नेक्स्ट पिट स्टॉप इज व्हेन अमेरिका गोज फॉर वॉर। तो ज्योतिषीय संकेत तो यही आ रहे हैं कि चीज़ें बद से बदतर होती जा रही हैं और अब हम एक विश्वव्यापक युद्ध की ओर अग्रसर हो चुके हैं। बिल्कुल। सर, राहुल गांधी भी अब आते हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं, पहली बार कोई संवैधानिक जिम्मेदारी पर बैठे हैं। उनकी भूमिका आगे क्या रहने वाली है, सरकार से उनके टकराव किस तरीके के रहेंगे और उनका पर्सनल राजनीतिक जीवन किस तरीके से आगे बढ़ेगा, क्योंकि पप्पू वाली छवि कांग्रेस ने धुलने की कोशिश की, लेकिन बालक बुद्धि अब आ गया नया। तो राहुल गांधी के लिए आगे क्या रहने वाला है? देखिए जी, राहुल गांधी जी के लिए इस वर्ष के विश्व विजय पंचांग में विशेष भविष्यवाणी है। हमारी आशा है कि वो उस भविष्यवाणी को पढ़ेंगे, समझेंगे और उचित निर्णय उपाय करेंगे। पंचांग में कहा गया था कि जून जुलाई 2024 में श्रीमान राहुल गांधी जी अपने जीवन के एक बहुत विशेष पड़ाव पर पहुंचेंगे। इस विशेष पड़ाव ने इनको लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया। इस पड़ाव के तुरंत बाद थोड़ा शोक है, थोड़ा संताप है, और इसके बाद श्रीमती प्रियंका गांधी जी के राजनीतिक जीवन में हलचल होती है। उस हलचल के कारण श्रीमान राहुल गांधी जी के उत्साह में थोड़ी गिरावट भी आते हुए अब निकट भविष्य में दिख रही है। बिल्कुल। सर, हमारे देश में कई युवा नेता हैं, सचिन पायलट, अखिलेश यादव, उधर तेजस्वी यादव, इसके अलावा जी उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी हैं। तमाम युवा नेता हैं और अब नई पौध की बात राजनीति में खूब हो रही है। किन युवा नेताओं को ज़्यादा तरक्की मिलती हुई हाल के दिनों में दिखाई दे रही है? ठीक है जी, नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट। अखिलेश यादव के लिए तो आपने बार बार बोला था और कई बार बोला है। देखिए जी, हमारे नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में युवा कुछ और होता है। हम जेएनयू जाते हैं तो वहाँ युवा की परिभाषा बदल जाती है, और राजनीति में तो बिल्कुल बदल जाती है, तो परिभाषा ही कुछ और होती है। यहाँ 55 वर्ष के भी युवा परिभाषा है। माय आईज आर ऑन सचिन पायलट जी एंड अखिलेश यादव जी, दे आर इन द रेस। बाकी सब गलत कर रहे हैं, बाकी सब गलत कर रहे हैं। तो इनके लिए, सचिन पायलट के लिए संभावनाएं क्या है सर? क्योंकि सचिन पायलट वो है जो सोच रहे हैं राजस्थान में अच्छा प्रदर्शन कराने के बावजूद अशोक गहलोत साइड हुए हैं। फिर इस बार चुनाव में उन्होंने मेहनत किया, नतीजे भी बहुत बढ़िया है, उम्मीद जिसकी नहीं की जा रही थी। तो सचिन पायलट के लिए क्या कुछ होने वाला है आने वाले दिनों में? यदि मेरा ज्योतिषीय अनुमान सही है और यदि मेरा अनुमान सही है कि सचिन पायलट जी भी उसी दिशा में देख रहे हैं जहाँ पे कुछ ज्योतिषीय संकेत है, तो अपनी वयोवृद्ध अवस्था में सचिन पायलट जी प्रधानमंत्री पद के प्रबल उम्मीदवार बनते। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप, बहुत लंबे, जो उनके पिता नहीं बन पाए। खैर, राजस्थान में सब कुछ ठीक ठाक रहने वाला है, क्योंकि नहीं जी, कुछ नेताओं के कारावास के योग बनेंगे, कुछ नेता कारावास। और सरकार के लिए सरकार भजन लाल सुरक्षित हैं अभी? भजन लाल जी तो अभी जो मेरा अनुमान पार्टी में ही कई विरोध के स्वर उठ रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा भी, भजन लाल जी अपनी पकड़ बनाए रखेंगे। उन्हें बहुत अच्छा सुशील मार्गदर्शन प्राप्त हो, ऐसी हमारी माँ से इच्छा है, और भजन लाल जी अपनी पकड़ बनाए रखेंगे। बिल्कुल। महाराष्ट्र चलते हैं सर, सबसे ज़्यादा निगाहें वहीं हैं, चुनाव भी इस साल होने हैं सितंबर अक्टूबर में। लेकिन सर,
फडणवीस, हाँ जी। मोहन भागवत जी से भी मुलाकात हुई है, कई तरीके की चर्चा उनके लिए है। उद्धव ठाकरे को लेकर भी कई तरीके की चर्चाएं हैं कि वो एमवीए के हो सकते हैं सीएम चेहरा। जी तो जी इन जी। दोनों महाराष्ट्र की राजनीति पे पहले बताइए, फिर इन दोनों हलचल, नेताओं के लिए। काफ़ी हलचल मचेगी, काफ़ी असमंजस उत्पन्न होएगा। यहाँ पर शिवसेना शिंदे ग्रुप जो है, शिवसेना श्रीमान शिंदे ग्रुप जो है, उसके साथ भाजपा के कुछ मतभेद प्रत्यक्ष हो सकते हैं जिन्हें आराम से संभाला भी जा सकता है। और उद्धव ठाकरे जी के जीवन में तो कोई, और इनके जो सुपुत्र हैं उनके जीवन में तो कोई विशेष राजनीतिक लाभ नहीं होता हुआ दिख रहा। अच्छा, और फडणवीस? फडणवीस जी के जीवन में तो अब राजनीतिक उन्नति दिल्ली के आ रहे हैं योग वो? हैं, बन तो गए हैं, अब इन्हें बुला लेना चाहिए। दिल्ली देरी आ रहे हैं? होएगी तो समीकरण बदलेंगे, नुकसान होगा, समय तो आ गया है, बुला लेना चाहिए था, ऑलरेडी लेट चल रहा है। अच्छा, जो दक्षिण की बात आप बार बार कर रहे हैं, तो दक्षिण नहीं लेकिन पश्चिम, दक्षिण पश्चिम कौन तो हो सकता है ना? उसकी तैयारी है क्या? लग रहा है कुछ ज्योतिषी ऐसा? संकेत है। अच्छा, एक चीज़ और सर, अजीत पवार लौटेंगे, ये भी एक बड़ी बात कही जा रही कि अजीत पवार फिर चुनाव आते आते चाचा के साथ हो जाएंगे। ये भी कही जा रही कि उद्धव ठाकरे कहीं ऐसा ना हो कि फिर से अपने पुराने ठिकाने की ओर आ जाए, एनडीए में वापसी कर जाए, देखिए जी, कुछ ऐसा योग? राष्ट्र हित में देवज्ञ कर्तव्य होता है, हर चीज़ प्रिडिक्ट नहीं करते, वही प्रिडिक्ट करते हैं, वही बात करते हैं जो करने योग्य हो। कुछ चीज़ें, 100 चीज़ें अगर ज्योतिष में दिखती है तो 5-10 के बारे में हम पंचांग में ट्विटर पे बात करते हैं, बाकी मन में भूल जाते हैं। नीतीश कुमार जी आगे पॉलिटिकली ज्योतिषीय संकेत क्या हैं कि क्या करेंगे, शरद पवार जी एवं इनका परिवार श्रीमती सुप्रिया सूले जी और अजीत पवार जी क्या करेंगे, इसके ऊपर ज्योतिषीय चिंतन, और इनके हरकत करने के बाद अखिलेश जी क्या करेंगे, इसके ऊपर ज्योतिषीय चिंतन अभी मैं ममता बनर्जी को सोचने दूंगा। लेट अस थिंक। ठीक है, ममता बनर्जी पे आएंगे, उससे पहले एक छोटा सा सवाल ये भी है कि जिस तरीके की घटनाएं हुई सर हाल के दिनों में, आपने देखा तमिलनाडु में 50 से 60 लोग की डेथ हो गई, फिर अभी हाथरस में हो गई सर। इस तरीके की स्थिति अभी और भी देखने को मिले, क्योंकि आपने बताया था कि भीड़ भाड़ वाले जगहों पे कुछ तत्व हो सकते हैं जिससे कि जान माल के नुकसान हो। आप कई बार ये बात कह चुके हैं, खास करके जुलाई और अगस्त को लेकर। तो क्या और भी इस तरीके की आशंकाएं अभी हैं? देखिए, मेदिनी ज्योतिष में हम कुछ सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनिसिटी, कुछ पैटर्न्स को केओटिक एनवायरनमेंट के अंदर स्टडी करते हैं, देखते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। शनि का अपने मूल त्रिकोण में वक्री होना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, क्योंकि यहाँ शनि अपनी सबसे पावरफुल स्टेट में होते हैं। लेट्स से शनि जब अपने मूल त्रिकोण में वक्री होते हैं तो कुछ विशेष राशियों पे, नक्षत्रों पे ये दृष्टि डालते हैं, वहाँ पे कुछ विशेष प्रभाव बनकर आते हैं। इस बार जो शनि का मूल त्रिकोण में वक्र संक्रमण हुआ, ये 30 साल में होने वाली एक घटना है। इस समय गुरु भी अपनी अतिचारी गति पे थे। बिल्कुल। और बहुत विशेष ज्योतिषीय कुछ योग बन रहे थे। ये समय सीमा हुई 23 जून से 3 जुलाई के मध्य। इस समय हमने कई जगहों पर, लगभग पूरी पृथ्वी पर ही, हमें लग रहा था शनि की सीमित दृष्टियाँ पड़ेगी, पर ये तो विश्वव्यापक आई। अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक तूफान उठा हुआ है, यूरोप में बाढ़ आ रही है, मॉनसून के चाल बिगड़े हुए हैं, LAC LOC पे हरकत हुई, लद्दाख में एक सिंक्रोनिसिटी होते हुए दिखी, कुछ एक्सीडेंट हुए, कुछ कोइंसिडेंट्स हुए और कुछ संकेत सामने प्रत्यक्ष हो रहे हैं। अब ये जो संकेत प्रत्यक्ष हो रहे हैं, इसको हम 2 तरीक़ों से पढ़ सकते हैं कि फर्स्ट फेज ऑफ द मोस्ट केओटिक let's say period is over without giving any significant damage to Indian subcontinent। कि भारतीय उपमहाद्वीप में पहले झटके में तो कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा नहीं आई, ये अभी आगे झटके और भी आने हैं। प्राकृतिक आपदा के संकेत तो बहुत प्रबल हैं, यहाँ पर माँ प्रकृति अपना विकराल रूप दिखा सकती है। यहीं पर हमने अंकित जी एक और चीज़ देखी कि चुनावों के बाद, 4 जून के बाद, अगर हम माननीय प्रधानमंत्री जी की कुंडली भी देखें तो जून जुलाई में कुछ तनाव के संकेत हैं और अगस्त में कुछ मनोबल की उनकी उत्थान होता हुआ दिखता है। तो यहाँ पर मैं किसी एक राजनीतिक पद को संबोधित नहीं करना चाहूँगा, एक किसी इंडिविजुअल को संबोधित नहीं करना चाहूँगा। यहाँ पर मैं राष्ट्र को
इस संबोधन को आप राष्ट्र के लिए मान ले, महामहिम के लिए मान ले, किन्हीं के लिए भी मान ले, या इसका बड़ा व्यापक मतलब भी निकल सकता है, क्योंकि ये शनि के मूल त्रिकोण में वक्र होने से संबंधित है। देखिए, राष्ट्र उतनी ही प्रिय है, राष्ट्र उतना ही प्रिय है जितनी माँ प्रिय है, उतनी ही हमें ये प्रिय है। यदि राष्ट्र को हम वृश्चिक लग्न माने, या राष्ट्रनायक को हम वृश्चिक लग्न माने, या वो जो माँ जितने प्रिय हैं उन्हें हम वृश्चिक लग्न न माने, तो वो मंगल सूचक हैं, उन्हें मंगल सिग्निफाई करता है। हम जनता हैं, शनि सूचक हैं, हम अपने आप को मकर लग्न मान सकते हैं। यदि हम जनता हैं, मकर लग्न हैं, तो हमारा बल अब आपके मन में स्थित है, हमारा बल अब आपके चौथे भाव में, आपके मन में स्थित है। यहाँ पर आप आकलन करें, देखें कि क्या हुआ। 2021 में जब सेकेंड वेव आई थी, उसके बाद एक डाइवर्जेंट ट्रेजेक्ट्री के ऊपर हम जाने लगे, एक हम गलत ट्रेजेक्ट्री के ऊपर जाने लगे। बहुत कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था, उसके लिए खेद है, हम केवल क्षमा मांग सकते हैं। दिसंबर 2021 आते आते एक महत्वपूर्ण पड़ाव आया, वहाँ पर स्थिति एकदम से एकाएक तीव्र गति से बदलने लगी। 2022 में रूस ने अस्त्र गर्जना कर कर विश्व पटल पर परिस्थितियों को हमेशा के लिए बदल गया। केवल सैनिक ही नहीं, सैन्य ही नहीं, इसके हमारे ऊपर दूरगामी प्रभाव पड़े, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिकल। 2023 आते आते इजराइल भी युद्ध अग्नि में संलिप्त हो गया। अब ये युद्ध अग्नि इसी दिशा में हमारी तरफ आएगी। 22-23 जून 2024 से 3 जुलाई 2024 के बीच में प्राकृतिक, कोइंसिडेंशियल, एक्सीडेंशियल जो घटनाएं हमारे समक्ष में आईं, LAC, LOC या फिर लद्दाख में जो सिंक्रोनिसिटी दिखी, इसका आकलन करें। और हमारी माँ से इच्छा है कि भविष्य में आपका सहयोग हमें मिलेगा। हम सब, आप सब भारतवासी जो हैं, हम आने वाले समय के लिए भगवान महाकाल के मृत्युंजय स्वरूप का स्मरण करें, उनसे प्रार्थना करें। जैसे कहा गया है कि त्र्यंबकम यदामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उसी प्रकार अब जीवन में सुगंध व्यापक हो, ऐसी हमारी माँ से इच्छा है। प्रणाम। बिल्कुल। ममता बनर्जी, आपने बोला ममता बनर्जी के लिए राजनीतिक भविष्य क्या है, और अभिषेक बनर्जी का भविष्य क्या दिखाई देता है? अभिषेक बनर्जी की कुंडली पे मैंने अभी तक ना तो शोध किया है, ना आकलन करा लेकिन क्या है। ममता बनर्जी के लिए वक्त आ गया है कि वो दिल्ली पे फोकस करे, जिस तरीके से अपने भाजपा स्वास्थ्य कमजोर पे हुई है? फोकस करें बहन जी। अब अगस्त उपरांत जन लोकप्रियता में भी कमी के संकेत हैं, यश की हानि भी हो सकती है, और सुश्री ममता बनर्जी को स्वास्थ्य संकट भी आ सकता है। हमारी उनसे विनती है कि वो अपने स्वास्थ्य पे भी विशेष ध्यान दें। बिल्कुल। राज्यों की कानून व्यवस्था, हमने अभी चर्चा की कि जिस तरीके से चीज़ें घटित हुई, लेकिन कानून व्यवस्था, सामाजिक समीकरण, सामाजिक समरसता क्या कहीं बिगड़ने की आशंका आपको दिखाई दे रही है? देखिए जी, क्योंकि कई राज्यों में कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो गई। जी, उत्तर भारत में हिंदी भाषी क्षेत्रों में तो स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण दिख रही है। इसमें उग्र प्रदर्शन विरोधी पक्षों द्वारा करे जा सकते हैं। यहाँ पर सत्ता प्रमुख को सावधान रहना चाहिए। फिर अगर हम पूर्व की, उत्तर पूर्व की ओर देखें तो मणिपुर में चिरस्थायी शांति तो तभी आएगी जब म्यांमार प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मणिपुर, म्यांमार प्रॉब्लम जो अब खड़ी हो चुकी है, वो केवल तभी सॉल्व हो पाएगी, मैं इस पे समय सीमा पर नहीं जा रहा, पर म्यांमार प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो पाएगी जब अब भारत सैन्य हस्तक्षेप करेगा। बिल्कुल। जिस प्रकार हमें एक बार ईस्ट पाकिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप करना पड़ा, मुक्ति वाहिनी, आगामी समय में म्यांमार में हमें सैन्य हस्तक्षेप करना पड़ेगा। बिल्कुल। सर, एक सवाल, क्योंकि उस पर चर्चा बहुत हो रही है, और योगी आदित्यनाथ, उनकी लोकप्रियता में गिरावट, जिस तरीके से हाथरस की घटना हुई, चुनावी नतीजे उनके पक्ष में नहीं आना, पार्टी के भीतर उनको लेकर द्वंद्व की स्थिति, कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या कहता है? उनकी माँ भी अभी एडमिट थी, तो योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या कुछ है? देखिए जी, योगी जी का हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि बड़ी एकेडमिकली एक बहुत इंटरेस्टिंग हॉरोस्कोप वो हैं अन्य राजनेताओं से, क्योंकि वो महंत भी हैं और एक सन्यासी भी हैं। ऐसा राजनीति में देखने को बहुत कम मिलता है।
तो उनकी कुंडली देखने में हमें रुचि भी रहती है, बहुत अच्छा तो होगा। इसलिए विषय वस्तु में आज भी नहीं था ये हमारे, लेकिन फिर भी मैंने आपसे पूछा। जी जी जी। तो बड़ा एक ब्रिलियंट व्यक्तित्व भी है उनका, आभा मंडल भी है उनका, तो उनकी कुंडली का अध्ययन करने में रुचि भी रहती है हमारी। श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी की जन लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आ रही, ऑल इज गुड। ईश्वर माता जी को स्वास्थ्य वर्धन दे, माता जी को स्वास्थ्य लाभ हो, ऐसी हमारी मां नंदा देवी से इच्छा है। योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में अभी कहीं कोई संकट नहीं है, अभी कार्यकाल पूरा करेंगे, बैठे हैं पीछे बाबा गोरखनाथ, कुछ कोई संकट नहीं है। बिल्कुल। अब देश की सबसे बड़ी समस्या पर आते हैं। जी, वो सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी है। क्या ये बहुत वैसे छोटी समस्याएं हैं, ये समस्याएं ही नहीं है। वैसे जनता के लिए चुनावी मुद्दों में सबसे ज़्यादा शोर इसी की रहती है सर, तो क्या ये जो समस्या है इसका निदान आगामी दिनों में, आगामी महीनों में क्या मिलने की उम्मीद है? देखिए अंकित जी, महंगाई, बेरोजगारी, अगर आप कम्युनिज्म का चश्मा पहनेंगे तो एक तरह की समस्या लगेगी, अगर आप कैपिटलिज्म का चश्मा पहनेंगे तो ये एक अलग तरह की समस्या दिखेगी, अगर आप सोशलिज्म का चश्मा पहनेंगे तो ये एक अलग तरह की समस्या दिखेगी, अगर आप कल्याणवाद का, वैदिकवाद का चश्मा पहनेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि ये समस्या ही नहीं है। महंगाई, वस्तुएं उचित मूल्य की होनी चाहिए, सस्ती हो या महंगी। यदि किसी वस्तु का, कंज्यूमरिज्म का कार्बन फुटप्रिंट पड़ रहा है, पर्यावरण पर उसका छाप पड़ रही है, तो वो सस्ती होनी ही नहीं चाहिए। मेरा व्यक्तिगत अनुमान है, हिंदुस्तान में बिजली, पानी, रोटी बहुत सस्ते में बेचा जा रहा है, इसलिए माँ प्रकृति रुष्ट हो रही है, इसलिए समाज का अनर्थ हो रहा है। अभी जो महंगाई दर दिखाते हैं, मेरे हिसाब से ये 4 गुना होनी चाहिए, तब ये उचित मूल्य पर आएगी, जो पर्यावरण के अनुसार उचित है। यदि आप पुराना समय का कुछ देखें तो दूध, दही, घी की कभी नदियां नहीं बहती थी, ये सीमित मात्रा में ही होते हैं। हम व्यर्थवाद पर आ गए, क्योंकि बिजली इतनी सस्ती है हम बर्बाद करते हैं। यदि महंगी होती तो हम ढंग से इस्तेमाल करते। तेल इतना सस्ता है इसलिए हम बर्बाद करते हैं, अनाज इतना सस्ता है इसलिए हम बर्बाद करते हैं। भारत में अनाज की या संसाधनों की कमी नहीं है, पर हम लोगों को इस्तेमाल करना नहीं आता। हम लोगों को क्योंकि इस्तेमाल करना नहीं आता तो अब माँ प्रकृति सिखा देगी। सस्ता तो कुछ होना ही नहीं चाहिए और होगा भी नहीं। अब महंगाई वहाँ पहुँच जाएगी जहाँ वो होनी चाहिए। बेरोजगारी, अगर आपके पास स्किल नहीं है, यदि आपके पास ज्ञान नहीं है, यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं है, तो आप बेरोजगार ही रहेंगे। अब आपको रोजगार देने के लिए, जब आपके पास कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई आप योगदान नहीं दे सकते, आप कर्मठ नहीं है, आप मेहनत नहीं करना चाहते, तो आपको सब्सिडी रूपक रोजगार देना पर्यावरण के साथ अत्याचार है। बिल्कुल। कर्नाटक की ओर भी बढ़ते हैं सर, वहाँ एक अलग नाटक चल रहा है और ये अभी से नहीं चल रहा है, ये 2023 से ही चलना शुरू हो गया, जब से सिद्धारमैया सत्ता में आए हैं। सिद्धारमैया कब तक और डीके शिव कुमार की बारी कब आएगी? देखिए अंकित जी, राज्यसभाओं, विधानसभाओं पर और राज्य विशेष पर 4 जून के नतीजे देखने के बाद अब हम ज्योतिषीय आकलन करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। राज्य चुनावों में जो आए जो जाए, जिसकी सरकार गिरे जिसकी रहे, वो अब हमारी रुचि नहीं है। आने वाले कुछ समय में कुछ और बड़े घटनाक्रम होते हुए दिख रहे हैं। स्टेट इलेक्शन जहाँ मर्जी जाए, हम अपना समय अब राज्य सरकारों के ऊपर नहीं, फिर भी जैसे सचिन पायलट की हमने बात की, डीके शिव कुमार के लिए कुछ नहीं जी, संकेत हम अपना समय नहीं दे रहे हैं उनको। यानी कुछ अच्छा होने वाला नहीं है? नहीं जी, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होने वाला है। उससे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो अब सामने हो रही हैं। ध्यान केवल वहाँ रहना चाहिए शीर्ष नेतृत्व का भी। राज्य सरकारों में जो हो सो होने दो। अब जो सरकार बने, जो गिरे सो गिरे। आपके पास एक बहुत व्यापक क्षेत्र है ध्यान देने का, आप अपना ध्यान वहाँ केंद्रित करें। बिल्कुल। ये जो आपने बड़े काम होने हैं, मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि बड़े निर्णय लिए जाएंगे, बड़े काम होंगे, चुनावी प्रचार में भी कहा, लेकिन जिस तरीके से नतीजे आए तो सब लोगों को लगा कि अब बड़े निर्णय तो नहीं होने वाले हैं। लेकिन जो लोकसभा और राज्यसभा में उनका संबोधन था उसमें भी उन्होंने कहा कि बड़े निर्णय लिए जाएंगे। इसकी शुरुआत कब होगी सर? अब हो जाएगी, और अब नहीं हुई तो सरकार गिर जाएगी।
तो किस तरीके के बड़े अगस्त। काम होंगे? बड़े काम तो बहुत व्यापक क्षेत्र है, हमारे इर्द गिर्द समस्याएं हैं चीन और पाकिस्तान रूपी, जिनका केवल और केवल सैन्य समाधान है। यहाँ आप बहुत बड़े काम कर सकते हैं। संविधान में जो त्रुटियां हैं उन्हें ठीक करने का काम तो अब इस मिली जुली सरकार में या 4 जून के बाद जो आपकी दुर्दशा हुई है उसके कारण अब होते हुए प्रतीत नहीं हो रहे। अब आप जियो पॉलिटिक्स पे ध्यान दें, जो बड़े काम हैं वो करें, छोटे मोटे अब आने वाले करेंगे। बिल्कुल। नीतीश कुमार सर, स्वास्थ्य उनकी उतनी अच्छी नहीं रह रही है जो उनके नज़दीक से जानने वाले हैं सर, लेकिन वो एक बढ़िया डीलिंग वाले इंसान के तौर पर जाने जाते हैं, और डील पक्की नहीं हुई तो पलटना भी उनका पक्का हो जाता वो है। वही करेंगे जो वो करते तो आए हैं। कुछ ऐसा लग रहा है वो क्योंकि वही खामोश करेंगे, है। वो वही करेंगे? करेंगे जो वो करते आए हैं। वो जिसके लिए जाने जाते हैं वो वही करेंगे। उम्मीद इस बार भी है? उम्मीद तो उनसे हम कभी नहीं करते। अच्छा, तो वो अगर पलटी मारेंगे तो तेजस्वी फिर से कुछ क्या सीएम बन पाएंगे अभी? राज्य सरकार के ऊपर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। ठीक है। प्रियंका गांधी सर, प्रियंका गांधी लगभग मान के चले, क्योंकि बाई पोल्स है, वायनाड से राहुल गांधी ने बड़ी जीत हासिल की थी, तो प्रियंका गांधी के लिए जो समीकरण है वहाँ के वो मुश्किल नज़र नहीं आ रहे हैं। मुस्लिम लीग से भी बातचीत हो गई है, भले ही सीपीआई और लेफ्ट दलों से बातचीत हुई या नहीं हुई, मुस्लिम लीग से बात हुई कांग्रेस की, तो उसके लिए वायनाड प्रियंका गांधी के लिए मुश्किल नहीं है। हम लोग बात भी कर रहे थे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब साथ बैठेंगे तो नई चीज़ें हमें देखने की। तो प्रियंका गांधी की आगे भूमिका क्या रहेगी? कब तक अब प्रियंका गांधी राहुल के पैरेलल आएंगी? अब देखें, श्रीमती प्रियंका गांधी जी का राजनीतिक जीवन यहाँ से, सक्रिय राजनीतिक जीवन यहाँ से आरंभ होता है। उन्हें हमारी शुभकामनाएं। निकट भविष्य में ही वो कांग्रेस की गद्दी की दावेदारी पेश कर देंगे। फिर देखेंगे जी गेम ऑफ थ्रोन्स। अच्छा, भाई बहन के रिश्ते कैसे रहेंगे? जैसे रहते हैं भाई बहनों के रिश्ते राजनीति में वैसे ही रहेंगे। अच्छा, ठीक है। आपके एक फेवरेट सवाल और भी हैं, क्योंकि आपने जो जो कहा था वो बिल्कुल 100% मैं कह सकता हूँ कि वो सही हो चुका है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल गए। जितनी जल्दी इस पार्टी का राइज हुआ था, आम आदमी पार्टी, एज आई हैव डिस्कस्ड विद यू अर्लियर आल्सो, लेकिन एक चीज़ अभी तक नहीं हुई है, पंजाब में रिमोट नहीं गई है। आम आदमी पार्टी जिस गति से बढ़ी थी उससे 10 गुना गति से गिर जाएगी, खत्म हो जाएगी, शेष हो जाएगी, भाग दौड़ जाएगी पंजाब। इंतजार कीजिए, पंजाब में पहले कुछ केजरीवाल को राहत मिलेगी, मिल तो गई थी, लेकिन उम्मीद है उनको। राजनीतिक जीवन समाप्त। सुनीता केजरीवाल, ये आतिशी जी को सोचने दीजिए, हम उनका काम आसान क्यों करें। ठीक है। अब चलिए, अब थोड़े से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात कर लेते हैं, क्योंकि पीओके और चीन को लेकर आप बार बार संकेत देते हैं और बार बार हम बात करते रहते हैं, लेकिन ब्रिटेन में मजबूत सरकार लौटी है। कंजर्वेटिव पार्टी लगभग लंबे समय तक वहाँ सत्ता में रही, लेकिन एक तरीके से मजबूती के साथ नहीं रही, स्थिरता नहीं रही, कई प्रधानमंत्री बदले गए। तो ऐसे में क्या ब्रिटेन को इस बार मजबूत सरकार मिल गया है? जी, मजबूत सरकार मिल गई है। नवीन ब्रिटिश सरकार और भारत के जो रिश्ते हैं वो और मजबूत होते जाएंगे। यहाँ पे उनमें और मजबूती आने को दिखेगी। ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और भारत एक सैन्य साझेदारी भी अब करते हुए दिखेंगे। नवीन सरकार फ्रांस में भी एक है। इजराइल में नेतन्याहू सरकार जो अभी है, ये युद्ध के अब आयाम बढ़ेंगे। पंचांग में इस वर्ष के लिखा गया है कि अगस्त सितंबर आते आते उत्तरी सीमाओं पर भी इजराइल को युद्ध गर्जना करनी होगी, तो लेबनान में भी हिजबुल्लाह का खात्मा करने के लिए इजरायली सेना अग्निवर्षा करेगी। इसी में हम थोड़ा और आगे दिवाली तक चले जाएं तो अग्निवर्षा अब अमेरिका भी करेगा। नेतन्याहू के लिए क्या कुछ रहने वाला है, आने वाला समय कैसा रहने वाला? उनकी मैंने पॉलिटिकल अभी एनालाइज नहीं करी है। और पुतिन जी तो अभी है, ये तो है अभी। कुछ नया? पहले ये अमेरिका की वेट करेंगे। अमेरिका विल ब्लिंक फर्स्ट। अच्छा, अमेरिकी चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, अभी क्या संकेत? ट्रम्प परिवार को ही लोकप्रियता मिलती दिख रही है।
बाइडेन के लिए क्या कुछ है अभी? राष्ट्रीय शोक की चिंता है हमें, तो वो टल जाए, सबको दीर्घायु मिले, राष्ट्रीय शोक की पर चिंता है। मोदी पुतिन की दोस्ती, क्या चाइना उसमें बाधा बनने के संकेत चाइना के मिल रहे हैं? ये दोस्ती चाइना के लिए बाधा है। बिल्कुल। अच्छा, कई ऐसे देश हैं जहाँ पे नए राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, चाहे फ्रांस में संकेत जो मिल रहे हैं। बच गए, हमारा भी हो जाता। बच गए। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। यूके को मिल ही गया है, फिर आप देखिए ईरान में भी नए राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं। जी। भारत पर इसका कितना असर पड़ेगा और भारत से रिश्तों पर कितना असर पड़ेगा? देखिए जी, 2020 में मार्च में जब शनि मकर संक्रमण में अपना असर देना शुरू कर रहा था, तब विश्व परिदृश्य पे कुछ बदलाव आने लगे। फिर जैसा भी अपने डिस्कस किया, सेकेंड वेव मार्च अप्रैल के आसपास चीज़ें गलत होने लगी, डगमगाने लगी। 2022-23 में विशेष बदलाव आए। अब ये जो 2024 है, ये इसका मिड पॉइंट है। जो ध्वस्त होना शुरू हुआ था, वहाँ पर अब नवीन पुष्प, सुगंधित पुष्प अंकुरित होंगे। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि हम अपने कार्यक्रम के सबसे आखिर में हैं, तो कुछ सतर्कता, कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है अभी के समय को देखते हुए, आप बता सकते हैं? जी, सावधानी बरतें, भाईचारा बनाए रखें, जाति भेद, भाषा भेद आदि आदि कुछ नहीं होता। हम सब शाक्त हैं, हम सब माँ से हैं, माँ है तो हम हैं। माँ का स्मरण करें, माँ की उपासना करें, माँ ही सबसे प्रिय है। राष्ट्र भी माँ है, समाज भी माँ है, माँ तो सब जगह है, जहाँ देखना चाहोगे माँ दिख जाएगी। बिल्कुल। धन्यवाद। तो आज के लिए समय चक्र में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारे साथ थे जाने माने ज्योतिष शास्त्री रोहिताश त्रिवेदी जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।